अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर में एनर्जी बैलेंस जो है रिएक्टिव प्रोसेस, जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो, जब आपके पास डिफरेंट केमिकल प्रोसेस प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के ऊपर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कोई कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, उसके ऊपर आप एनर्जी बैलेंस कैसे लगाते हैं, उसकी कुछ बेसिक्स सी डिफरेंट मेथड्स बताए जाएंगे, जिसमें कि भी किस तरह आप एनर्जी बैलेंस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह आपने उसको यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो मटेरियल, जिस तरह एनर्जी बैलेंस विदाउट मटेरियल बैलेंस यू कैन नॉट परफॉर्म एनर्जी बैलेंस, मटेरियल बैलेंस के बगैर हम एनर्जी बैलेंस नहीं कर सकते। तो पहला वेरी बेसिक स्टेप इज टू परफॉर्म मटेरियल बैलेंस। तो अब इसके बाद क्या है कि आपने जब मटेरियल बैलेंस परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी बैलेंस के ऊपर। तो एनर्जी बैलेंस में आपने जो है डिसाइड करना है कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह बन रहे हैं। कि अगर आपके पास कुछ मल्टीपल रिएक्शंस हैं तो उनमें कुछ रिएक्शंस एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास आपने बायोमास लिया, बायोमास में डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, उसमें अगर कार्बन है तो आप उसको गैसिफिकेशन करवा रहे हैं तो कार्बन को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और उससे बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह का अगर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है रिएक्शन में तो उस हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे आपने ऑक्सीजन के साथ या स्टीम के साथ और उससे आपने बना लेना है वाटर। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शंस कौन कौन से मौजूद हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो इसको जो इसकी वेरी फर्स्ट कंडीशन है कि आपने जो है इक्वेशन को बैलेंस करना है, एटॉमिक बैलेंस करके फिर आपने मटेरियल बैलेंस या एनर्जी बैलेंस परफॉर्म करना है। तो हमारे पास मोस्टली टू मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज हीट ऑफ रिएक्शन मेथड, जिसमें हम कोई हीट ऑफ रिएक्शन, चाहे हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड हो, हीट ऑफ कंबस्शन मेथड हो, जो भी मेथड हो, उस तमाम मेथड्स में हमने हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है रिएक्शन की जो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? या तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड से निकालेंगे या हीट ऑफ कंबशन मेथड से निकालेंगे। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड लिटरेचर में गिवन है या जो आपकी स्टीम टेबल्स हैं जो आपकी रेफरेंस बुक के एंड पे गिवन होते हैं या जितनी भी केमिकल इंजीनियरिंग की बुक्स हैं वहां से कैलकुलेट कर लेते हो या आपको गिवन होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन से, तो फिर तो बेस्ट है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड नहीं गिवन और आपने हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है जो कि आपको नहीं गिवन, तो उस केस में आपने हीट ऑफ कंबशन डाटा से निकाल लेना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू सिलेक्ट योर रेफरेंस स्टेट्स। आपने रेफरेंस स्टेट्स देखनी है क्योंकि आपके पास जितनी भी टेबल्स हैं, स्टीम टेबल्स गिवन है या टेबल्स कैलकुलेशंस के की गिवन है, उनमें डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे गिवन है। तो उस आपने अपने रेफरेंस कंडीशन सेलेक्ट करनी है और उससे डिटरमाइन करनी है। अब आ जाते हैं हीट ऑफ रिएक्शन मेथड पे। अब हीट ऑफ रिएक्शन मेथड है क्या कि जिस कंडीशन पे आपका रिएक्शन हुआ वो हीट जो आपकी जो है सिंगल रिएक्शन है या मल्टीपल रिएक्शन है, उस केस में जब रिएक्शन आपका परफॉर्म होता है, रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट में या तो आप हीट की जनरेट होगी, हीट या तो प्रोड्यूस होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जनरेट होगी, जो है रिलीज होगी, या आपको हीट रिक्वायर्ड होगी उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब अगर आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ये सिंबल जो है ना ये आपका स्टैंडर्ड का सिंबल है और इस केस में आपके पास ये दैट इज स्टैंडर्ड सिंबल 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये आपके पास स्पेसिफिक हीट बताता है कि आपने स्पेसिफिक हीट जो है ना वो गिवन जो है रेफरेंस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है। तो अब इस केसेस में आपने क्या करना है, उसको रिएक्शन को प्रोसीड करना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि कार्बन CO प्लस हाफ O2। तो अब जब इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होते जाएंगे तो उनके मोल्स भी चेंज होते जाएंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मोल्स के बारे में बताते हैं कि आपके पास कितने मोल्स हैं। जब ये चेंज होंगे तो आपके पास मोल्स भी चेंज होंगे और मोल्स जब चेंज होंगे तो आपकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो कि हमें ये बताता है कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, तब्दील होते जाएंगे। तो इसलिए आपने जब भी रिएक्शन इन्वॉल्व होगा उस केस में आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट की होती है, जो रिएक्शन आपके लिमिटिंग जो रिएक्टेंट होगा उसको बताती है, जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जन जिसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका यूनिट्स मोल्स कन्वर्टिंग है।
तो आपने जो गिवन टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना है अपनी हीट ऑफ रिएक्शन को, और उसके बाद आपने उनकी एक्सटेंट निकाल लेनी है। अगर आपके पास नॉन रिएक्टिव स्पीशीज हैं जैसे नाइट्रोजन है या इस तरह के नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई और आर्गोन आ जाती है तो उनको आप रेफरेंस कंडीशन उनकी रेफरेंस बना लें, जो कि टेबल B8 बुक के एंड पे गिवन है। तो अब तक पढ़ाने का बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो उसके लिए भी आप एक हाइपोथेटिकल पाथ बना लेते हैं कि आप एज्यूम करते हैं कि हमने इस पाथ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, गिवन टेम्परेचर से प्रोडक्ट्स का जो आउटलेट टेम्परेचर उस तक जाना है, लेकिन आपको ना यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन, डायरेक्ट गिवन नहीं गिवन, तो आप उसको दो स्टेट फंक्शंस बना लेते हो। अब स्टेट फंक्शन कैसे बनेंगे? इनलेट टेम्परेचर आपको गिवन होगा रिएक्टेंट्स का, रेफरेंस टेम्परेचर आप खुद बना लोगे और इनलेट रिएक्टेंट्स को रेफरेंस कंडीशंस पे लेके आ जाओगे। तो यहाँ से आपने फिर डेल्टा एच निकालना है। तो यहाँ से इनलेट टेम्परेचर अगर आपका 25 से ग्रेटर है तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास टी आउटलेट माइनस टी इनलेट होता है, तो टी आउटलेट माइनस टी इनलेट जब करेंगे तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स कुछ टेम्परेचर है तो यहाँ पे 25 है, 25 माइनस 30 तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने रिएक्टेंट्स को रेफरेंस कंडीशन में लाने के बाद उनकी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है एट रेफरेंस कंडीशंस टेम्परेचर की। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने कैलकुलेट कर लिए, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकाल ली, फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप फिर अदर टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे जहाँ पे आपको डिजायर्ड है। तो यहाँ पे इस पाथ में भी आपको एक स्टेट मिल जाएगी, ये लेट्स को स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, और यहाँ पे भी आपको स्टेट डिफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेट 2 है तो यहाँ पे स्टेट 3 हो गई। तो हमने एक्चुअली स्टेट फंक्शन जितनी भी हमारी एनर्जी कैलकुलेशंस हैं, एंथैल्पीज हैं, इंटरनल एनर्जी है, ये सारी स्टेट फंक्शंस है, दो स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। जब आप दो स्टेट्स बना लेते हैं तो इनको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब इनको निकाल लें तो आप यहाँ पे भी 3 और 4 स्टेट्स बन जाएंगे, तो यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लोगे, तो यहाँ से हमें एनर्जी पता चल जाएगी। ये एक जनरल अजम्पशंस हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ है जिसमें हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट्स जब होते हैं गिवन कंडीशंस पे, टेम्परेचर्स पे, उनको आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेके हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्टीम टेबल्स हैं, जो है जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, वहाँ पे एंथैल्पी की कैलकुलेशंस, इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशंस, एनर्जी की जो गिवन कंडीशंस हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, उन पे करें। उसके बाद रिएक्शन करवाएं और रिएक्शन को के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे, फिर उनका आप टेम्परेचर बढ़ा दें, उनको हायर कंडीशंस पे लेके चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि बाकी कैलकुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अब ये है, ये आपके पास अगर एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, आपके पास एक ही रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, एक ही रिएक्शन है, सिंगल रिएक्शन है, तो उस केस में आपने जो एनर्जी कैलकुलेशन करनी है वो इस तरह करेंगे कि आपने ये रिएक्शन वाला कंपोनेंट निकाल देंगे, ऐड कर देंगे हीट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक ऑफ स्टैंड ऑफ रिएक्शन के साथ, उसमें फिर प्लस कर देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आउटलेट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब इस केस में आपके पास यहाँ पे हमने ये सिंपलीफाइड इक्वेशन है जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो चेंज ऑफ, कोई वर्क भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई स्टीयर नहीं लगा हुआ, कोई टरबाइन नहीं लगी हुई, कोई मिक्सर नहीं लगा हुआ, देयर इज नो हीट इन्वॉल्वमेंट, एडियाबैटिक सिस्टम कह देते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल रिएक्शन आ जाता है तो मल्टीपल रिएक्शंस में आपने हर रिएक्शंस के लिए उनकी एक्सटेंट निकालनी है, एंथैल्पीज निकालनी है, हर रिएक्शन की आउटलेट एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है और उसमें से माइनस कर देना है इनलेट एंथैल्पी को। तो आपके पास यहाँ से डेल्टा एच, यानी हर रिएक्शन की डेल्टा एच निकाल लेंगे तो डेल्टा एच टोटल आ जाएगी, टोटल प्रोसेस की या टोटल प्लांट की, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 1 फर्स्ट रिएक्शन की एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच 2 सेकंड रिएक्शन की एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच 3 थर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी। तो इस तरह आपने कंप्लीट एंथैल्पीज को कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल की तरफ।
इस तरह आपने इसको परफॉर्म करना है। तो ये जनरल एनर्जी बैलेंस के डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले मटेरियल बैलेंस कंप्लीट करना है। अगर आपके पास आपके प्रोसेस प्लांट में, आपके पास फ्लो शीट में, आपके पास क्वेश्चन में मटेरियल बैलेंस इनकम्प्लीट है, यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस जब आप कैलकुलेट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपने एनर्जी बैलेंस के स्टेप्स को फॉलो करते जाना। तो ये आपको इजीली बताएंगे। आपने फ्लो डायग्राम, एंथैल्पी जो है वो टेबल को बनाना है, उसके बाद आपने मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन कर लेनी है, एंथैल्पी इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल बनाना है। उसके बाद आपने जो है रेफरेंस कंडीशन सेलेक्ट करनी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, जो कि हम यूजुअली रेफरेंस कंडीशन देते हैं। फिर आपने एंथैल्पी आउटलेट की निकाल लेनी है, हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो इसके बाद जब ये कर लें, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये एक एग्जांपल है जिसमें अमोनिया की हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ ऑक्सीडेशन से मुझे थोड़ा सा आइडिया हमें होता है कि देयर विल बी अ कंबस्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है और हीट इवॉल्व भी हो रही है और वाटर बन रहा है साथ में। तो CO2 नहीं बन रहा। कंबस्शन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास CO या CO2 बने। तो ये ऑक्सीजन सिर्फ इन्वॉल्व है, हो सकता है ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो इसको हम कंबस्शन रिएक्शन नहीं कह सकते। लेकिन ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आपके पास हीट नेगेटिव आ जाए, हीट ऑफ रिएक्शन, दैट रिएक्शन विल बिकम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में 100 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है ना, 200 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने रिएक्टर के अंदर दे दिए, जिसके अंदर अमोनिया जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ से अगर आपको मटेरियल बैलेंस रिकॉल करें कंसेप्ट्स को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब कोई रिएक्टर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो दैट वन बिकम लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट गैसेस हैं दैट आर लीविंग एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं किस रेट के साथ, रिएक्टर को, ताकि ये रिएक्शन हो सके। जो है ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो है ना वो एट 180 प्रेशर के ऊपर हो रहा है। तो अब हम इसको जो है ना कंप्लीट करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। इसके लिए सबसे पहले आप जो है मटेरियल बैलेंस परफॉर्म करें, डायग्राम ड्रॉ करें। उसके बाद मटेरियल बैलेंस परफॉर्म करने के बाद आपने क्या करना है, अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखनी है, NO की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो उससे आपको फिर आप एंथैल्पी टेबल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इनलेट का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, आउटलेट का 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर इनलेट की अगर मैं बात करूं, जिन जिन एलिमेंट्स का मैं रेफरेंस कंडीशन ले रहा हूँ 25, तो उनकी एंथैल्पी 0 हो जाएगी। जो आउटलेट है उनकी मैं देखूंगा कि 25 इनलेट टेम्परेचर हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर जो है ना मेरा, रेफरेंस टेम्परेचर 25 आउटलेट के ऊपर और फाइनल टेम्परेचर है 300। तो 25 टू 300 एक इंटीग्रल ये इसका बन जाएगा, इनलेट पे 25 टू 25 ये सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन मोस्टली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या। इस हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयरन है, ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे एट रेफरेंस कंडीशन पे। अगर हम इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर हीट ऑफ रिएक्शन आपने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड से निकालनी है तो हम कहते हैं कि रेफरेंस स्टेट इज एट ऑल एलिमेंट्स होंगे इस केस में, क्योंकि ये इसमें रिएक्टेंट्स हमेशा एलिमेंट्स होते हैं और वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 प्रेशर के ऊपर। इस तरह जो नॉन रिएक्टेंट स्पीशीज जितनी भी हैं आपकी, जो है उनको आप रेफरेंस कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड बना सकते हैं। तो ये सिमिलर है उसी तरह जैसे हीट ऑफ रिएक्शन मेथड निकालते हैं कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स को लें, उनको रेफरेंस कंडीशंस पे लेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे। हीट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स हो, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड से जब हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसमें आपके सारे के सारे रिएक्टेंट्स एलिमेंटल स्टेट में होंगे। फिर उनको आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं और उनकी एंथैल्पीज निकाल लें। तो ये
हमेशा सिंगल या हो या मल्टीपल रिएक्शन हो, सबके लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स या आउटलेट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनलेट या रिएक्टेंट से फाइंड आउट करते हैं। ये एनर्जी बैलेंस प्रोसीजर है जब हीट ऑफ रिएक्शन हो, ये पहले भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस हो चुका है, सेम वही स्टेप्स हैं। अब इसकी एक एग्जांपल बताई हुई है कि जैसे ये है आपके पास गिवन है कि मीथेन जो है ना दैट इज ऑक्सीडाइज हो रही है। सेकंड रिएक्शन उसका कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें CO2 भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब इसकी बेसिस पे आप कोई ना कोई किसी, इसमें दो स्ट्रीम्स आ रही है हमारे पास रिएक्टर के अंदर, अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट स्ट्रीम का 25 डिग्री टेम्परेचर है और सेकंड का 100 डिग्री सेंट, और प्रोडक्ट जो है ना वो 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है। अब इनमें से आप दोनों जो रिएक्टेंट स्ट्रीम्स हैं उनमें से किसी एक का रेफरेंस कंडीशन लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी हीट इन्वॉल्व नहीं होगी, उसकी डेल्टा एच जो है ना वो इनलेट पे 0 हो जाएगी। जैसे डेल्टा एच अगर मैं CH4 की निकालना चाहूँ, जब रेफरेंस कंडीशन 25 डिग्री लूँ तो उसकी एंथैल्पी 0 हो जाएगी। तो बाकी जो है ना रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी हम इजीली जो है ना वो सेंसिबल हीट वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको आप CH4 की जब निकालोगे तो 25 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, CO2 का भी ऐसे हो जाएगा, H2 का भी ऐसे हो जाएगा, O2 का भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी सेंसिबल हीट इन्वॉल्व